नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड की बुक है सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च जो है, ये बुक सेकंड ईयर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है ये, और दोनों के सेम टॉपिक हैं। तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स दोनों ही जो इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करें, ये दोनों में समान रूप से उपयोगी होंगे। हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो था उपकल्पना या परिकल्पना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके अर्थ का हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे उपकल्पना के प्रकार या परिकल्पना के प्रकार। तो देखते हैं, जो मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई परिकल्पनाओं के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसे हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। शोध विशेषज्ञों ने परिकल्पना का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। अब 3 आधारों पर किया है, देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जो चरों की संख्या के आधार पर, किस पर? चरों की संख्या के आधार पर। चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर तो इसमें देखेंगे साधारण परिकल्पना। साधारण परिकल्पना। तो साधारण परिकल्पना से हमारा तात्पर्य क्या है कि वह उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है और इन्हीं 2 चरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उदाहरण स्वरूप बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो इसका क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ सीखना तथा पुरस्कार 2 चर हैं, इसके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा की है। इस प्रकार परिकल्पना साधारण परिकल्पना कहलाती है। अगली परिकल्पना है जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना क्या होती है? इसका तात्पर्य है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 यानी सिर्फ 2 से अधिक चरों के बीच जब हम इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी कि 2 चर तो होते हैं साधारण परिकल्पना में, 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इस परिकल्पना में हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, निम्न, उच्च उपलब्धि स्तर एवं व्यक्तित्व 3 प्रकार के चर सम्मिलित हैं। अतः यह एक जटिल परिकल्पना का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम, चरों की विशेष संबंध के आधार पर मैकयूगन ने इस कसौटी के आधार पर परिकल्पना के मुख्य 2 प्रकार बताए। कौन कौन से हैं? एक होता है सार्वत्रिक या सार्वभौमिक परिकल्पना। इसको कहते हैं सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी सभी जगह पर लागू होती हो, वो होती है सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक परिकल्पना से स्वयं स्पष्ट होता है कि ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जो निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच, यानी स्टैंडर्ड्स के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखे। उदाहरण स्वरूप अगर उदाहरण देखें तो इसका पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। यह एक ऐसी परिकल्पना है
जिसमें बताया गया संबंध अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। अगली परिकल्पना जो है अस्तित्वात्मक परिकल्पना, ये इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो पुरस्कार की बजाय दंड से सीखता है। इस प्रकार की परिकल्पना अस्तित्वात्मक परिकल्पना है। अब कुछ उद्देश्य हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर हम समझेंगे क्या क्या इसके प्रकार हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है शोध परिकल्पना। शोध परिकल्पना क्या है? इसे कार्य रूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित होती है। शोधकर्ता इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है तथा उसकी यह अभिलाषा होती है कि उसकी यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हो। उदाहरण लेते हैं, करके सीखने से प्राप्त अधिगम। जैसे करके सीखने से प्राप्त अधिगम है, अधिक सुदृढ़ हो जाता है और अधिक समय तक टिकता है, चूँकि इस परिकल्पना में कथन करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अतः ये एक शोध परिकल्पना है। शोध परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? दिशात्मक एवं अदिशात्मक। दिशात्मक परिकल्पना में परिकल्पना किसी एक दिशा अथवा दशा की ओर इंगित करती है, जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जो है परिकल्पना वो है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना क्या है? जो शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है, ऑपोजिट होती है, वह परिकल्पना कौन सी है? शून्य परिकल्पना। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। उदाहरण स्वरूप उपरोक्त परिकल्पना को नल परिकल्पना के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है। विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। एक अन्य उदाहरण में यदि शोध परिकल्पना यह है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो इस परिकल्पना की शून्य परिकल्पना यह होगी कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। अतः उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से शून्य अथवा नल परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सांख्यिकीय परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना क्या है? जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना अथवा सांख्यिकीय परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है। शोध परिकल्पना के लिए H1 तथा शून्य परिकल्पना के लिए H0। H का मतलब है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस 1 एंड हाइपोथेसिस 0, H1 H0 का प्रयोग होता है तथा माध्य के लिए X का प्रयोग किया जाता है। परिकल्पना के कार्य क्या है? कार्य दिशा निर्देश देना। परिकल्पना जो है वो क्या करती है? अनुसंधानकर्ता को निर्देशित करती है। इससे यह ज्ञात होता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं एवं कैसे करनी है।
अतः परिकल्पना के उचित निर्माण के कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। दूसरा है प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना। अब कैसे करना है? परिकल्पना समस्या को सीमित करती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सहायता करती है। किसी भी क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने अध्ययन में उन समस्याओं में से किन पर अध्ययन करना है, उनका चुनाव और सीमांकन परिकल्पना के माध्यम से ही होता है। तीसरा है पुनरावृत्ति को संभव बनाना। पुनरावृत्ति अथवा पुनः परीक्षण द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना के अभाव में यह पुनः परीक्षण असंभव होगा, क्योंकि यह ज्ञात ही नहीं किया जा सकेगा कि किस विशेष पक्ष पर कार्य किया गया है तथा किसका नियंत्रण करके किसका अवलोकन किया गया है। और चौथा है निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों के प्रतिपादन करना। निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों के प्रतिपादन करना। अब अगला काम क्या है? जो परिकल्पना है वो अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायता करती है तथा जब कभी मनोवैज्ञानिक को या समाजशास्त्री को यह विश्वास के साथ पता होता है कि अमुक घटना के पीछे क्या कारण है, तो वह किसी सिद्धांत की पृष्ठभूमि की प्रतीक्षा किए बिना परिकल्पना बनाकर जांच लेते हैं। परिकल्पना सत्य होने पर फिर वे अपनी पूर्व परिकल्पनाओं, परिभाषाओं और संप्रतियों को तार्किक तंत्र में बांधकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं। अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम परिकल्पनाओं के क्या मुख्य कार्य हैं आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिकल्पना की प्रकृति। परिकल्पना की प्रकृति क्या है? कि यह परीक्षण योग्य होनी चाहिए, इससे शोध को सामान्य से विशिष्ट एवं विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए, इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए, यह सत्यभाषी एवं तर्क युक्त होनी चाहिए, यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। अगला है परिकल्पना के स्रोत, या हम कहते हैं सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्या है अब देखेंगे स्रोत। समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। सबसे पहले क्या हमें करना है? समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना है। जो समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्या है? विज्ञान। विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्या है? संस्कृति। संस्कृति में क्या है कि संस्कृति परिकल्पना की जननी हो सकती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है। प्रत्येक संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भिन्नता का ही आधार अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और जब इन समस्याओं से संबंधित चिंतन किया जाता है तो परिकल्पनाओं का जन्म होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पनाओं का आधार होता है, किंतु नए अनुसंधानकर्ता के लिए इसमें कठिनाई होती है। किसी भी क्षेत्र में जिनका अनुभव जितना ही संपन्न होगा, उन्हें समस्या को ढूंढने तथा परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन में क्या है कि यह परिकल्पना के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। मुनरो ने इस पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इसके 4 पद बताए हैं। तैयारी, पहला है तैयारी, दूसरा है विकास, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है परीक्षण। अर्थात
किसी विचार के आने पर उसका विकास किया, उस पर कार्य करने की प्रेरणा मिली, परिकल्पना, निर्माण और परीक्षण किया। नेक्स्ट है अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, जब हम अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञों से परिचर्चा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो या किया जा सकता है विशेषज्ञों से परिचर्चा करके। नेक्स्ट है पूर्व में हुए अनुसंधान, पहले से हुए अनुसंधानों का अध्ययन, जो संबंधित क्षेत्र के पूर्व अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की परिकल्पना पर कार्य किया गया है, उसी आधार पर नई परिकल्पना का सृजन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज उपकल्पना को पढ़ा, उसका अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, स्रोत अच्छे से अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको उपकल्पना का टॉपिक समझ आया। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।